प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल बहुत ज्यादा आ रहे थे और मिडिल क्लास के लिए ये बहुत ही बड़ा इशू बन गया था। लेकिन अब प्राइवेट हॉस्पिटल तो वो चैरिटी करने पाए नहीं थे, इसलिए हेल्थ केयर महंगा हुआ। एक मिडिल क्लास आदमी सिर्फ एक हॉस्पिटल के बिल से दूर रहता है गरीबी रेखा के नीचे जाने में, जो कि गलत है। और जिस तेजी से इन्फ्लेमेशन बढ़ता जा रहा है, ये चीजें और क्रिटिकल होती जा रही हैं। आज से काफी टाइम पहले जब चाइनीज और बेबीलोनियन लोग आपस में ट्रेड करते थे, तो उन्होंने अपने रिस्क को कम करने के लिए ऐसा तरीका निकाला जो उससे पहले यूज नहीं होता था। और वो आइडिया ऐसा था जिसे हम आज भी यूज करते हैं। इनके पूरे ग्रुप ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम लोग आपस में कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे। अगर किसी एक को नुकसान होता है तो वो नुकसान हम मिलकर आपस में बांट लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि कम पैसे में सब लोग रिस्क फ्री हो जाएंगे। ये जो कंसेप्ट है आज भी चल रहा है, जिसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और उनको रिस्क फ्री कर दिया जाता है। अगर ये पैसा कार के रिस्क के लिए इकट्ठा होता है तो उसे हम कार इंश्योरेंस बोल देते हैं। अगर प्रॉपर्टी के रिस्क के लिए पैसा इकट्ठा होता है तो उसे हम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बोल देते हैं। ऐसे ही अगर हेल्थ रिस्क के लिए इकट्ठा होता है तो उसे हम हेल्थ इंश्योरेंस बोल देते हैं। क्योंकि आज के सिनेरियो में बहुत सारे लोग हैं और ये बहुत ही बड़े लेवल पर होता है, तो हम ऐसे ही किसी पे विश्वास करके पैसा इकट्ठा करके नहीं दे सकते। तो इस पूरे प्रोसेस में एंट्री होती है ऐसी कंपनी की जो कि रेपुटेटेड है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन को फॉलो करती है, जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं। सब इस कंपनी को ट्रस्ट करके पैसा जमा करते हैं। ये जो पैसा लोग देते हैं इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। अब देखिए, जब ये भले ही बोरिंग टॉपिक लगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट ये ऐसा टॉपिक है जिसको स्कूलों की बुक्स के अंदर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। और ये ही रीजन है जो भी यंगस्टर हैं इसके नाम के अलावा ज्यादा डिटेल्स में नहीं पता उनको। लेकिन जैसे जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियां आने लगती हैं, आपको इसकी इंपॉर्टेंट समझ में आने लगती है। आप ऐसे ही यंगस्टर हो जिसके ऊपर उसकी फैमिली डिपेंडेंट हो, तब तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स पता होनी चाहिए। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर हेल्थ केयर की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है कि वो अपने देश के लोगों को फ्री और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करे। और इंडिया के अंदर आज भी आजादी के बाद इसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजादी से लेकर आज तक चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, इस पर्टिकुलर चीज को लेके हर तरीके से फेल रही है। और जब गवर्नमेंट फेल हुई तो उसने भी वही किया जो हर हारा हुआ इंसान करता है, अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल दी। गवर्नमेंट ने इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को जम के एंट्री दी और इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल जम के खुले। लेकिन अब प्राइवेट हॉस्पिटल तो वो चैरिटी करने तो आए नहीं थे, वो प्रॉफिट बनाने के लिए आए थे। इसलिए हेल्थ केयर महंगा हुआ। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिनका बिल लाखों में आने लगा। लेकिन इसका फायदा ये हुआ, एटलीस्ट जिनके पास पैसा है उनके पास कई सारे ऑप्शन खुल गए। अगर इसको आप कोविड टाइम के एग्जांपल से समझो तो कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल कम थे और पेशेंट ज्यादा थे। गवर्नमेंट और आम जनता दोनों प्रेशर में थे। यही सिचुएशन होती है अगर सिर्फ गिने चुने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही होते इंडिया के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल के आने से लोगों के पास दूसरे ऑप्शंस भी खुल गए। अब गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल लाकर अपना लोड तो कम कर लिया, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल बहुत ज्यादा आ रहे थे और मिडिल क्लास के लिए ये बहुत ही बड़ा इशू बन गया था। इससे बचने के लिए हेल्थ केयर इंश्योरेंस आया। इसको इसलिए लाया गया ताकि अगर कोई सरकारी सिस्टम से बेटर सर्विस चाहता है तो उसे अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ये याद रखिए कि आज भी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही है। पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस था ये सिर्फ फैक्ट्री वर्कर के लिए ही आया था जो बड़ी बड़ी मशीनें चलाते थे, क्योंकि वो लोग ज्यादा रिस्क पे रहते थे। इसको मैंडेटरी कर दिया गया उन कंपनीज के लिए जहां 10 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हो। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो एक ऐसी स्कीम लाई गई जिसमें एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों को पैसे मिलाने थे, जिस किसी एक पर लोड ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग रिस्क फ्री हो जाएं। ये सिस्टम अभी भी चलता है ESI के नाम से। अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है, यानी कि 21,000 से कम है, तो आपको स्कीम मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS। जब ये आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की फैमिली को भी हेल्थ कवर मिलने लगा और फिर कुछ MNC ने भी देखा देखी में अपने एम्प्लॉइज की फैमिली को हेल्थ कवर देना शुरू कर दिया। अब आज की डेट में ये है कि आप भले ही जॉब करते हो चाहे नहीं करते हो, आपको चाहे अकेले के लिए चाहिए या फैमिली के लिए चाहिए, अब अलग से इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमें पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरेटिवली प्राइवेट हॉस्पिटल का जो बिल आता है वो ज्यादा आता है, लेकिन कितना ज्यादा आता है ये भी तो पता करना चाहिए। अब हवा में बात नहीं करते, फैक्चुअल डेटा के बेस पर देखते हैं कि ये गैप कितना बड़ा है। इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है तो एक
गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरेटिवली 6 गुना ज्यादा पैसा लगता है। आप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट को देखिए, वहां पे आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होने के एवरेज कॉस्ट जो आती है वह 4,452 रुपए, और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप भर्ती होते हैं तो वही कॉस्ट 31,845 रुपए लगते हैं। अब ये डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बाद भी एक आम आदमी को अगर कोई बीमार होता है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आजादी से लेके आज तक हमारी जितनी भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाई। दिल्ली एनसीआर के जो भी नामी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहां पे जो पेशेंट गए उनके बिल को इकट्ठा किया गया और एनालाइज किया गया कि ये पता चल सके कि जो बिल बनाए गए हैं इन हॉस्पिटल के द्वारा ये जेन्युइन है या हेरा फेरी करी गई है। और ये काम किया नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने, एनपीपीए ने। तो इसमें यह पता चला कि प्राइवेट हॉस्पिटल जेनेरिक दवाइयों को अवॉइड कर रहे थे और नॉन जेनेरिक दवाइयां दे रहे थे। अब ये जेनेरिक दवाइयां क्या होती हैं, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ये जेनेरिक दवाइयों में गवर्नमेंट प्राइस को फिक्स करती है, उसका रेट आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, इनको अवॉइड करने के लिए दूसरे ब्रांड की दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, जहां पे पहले से ही कमीशन सेट होता है। तो जब इन पेशेंट्स का बिल एनालाइज किया गया एनपीए के द्वारा, टोटल मेडिसिन का जो भी बिल बना था एक पेशेंट का, उसमें सिर्फ 4% जेनेरिक दवाइयां ही प्रिस्क्राइब की गई थी, ताकि मार्जिन मोटा बने। बाकी हर चीज प्राइवेट प्लेयर से ली गई थी, जहां पर कोई भी रोक टोक नहीं थी, प्राइस को ऊपर नीचे किया जा सकता था। ये जो आप देख रहे हैं कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने डिस्ट्रीब्यूटर से जो दवाइयां ली उसका ओरिजिनल बिल ये है। इसमें अब आप समझ पाएंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने कितने में चीज खरीदी और कितने में अपने पेशेंट को दी। ये जो सिरिंज है, एक हॉस्पिटल ने डिस्ट्रीब्यूटर 68 पीसेस खरीदे, इसमें एक सिरिंज ₹1.28 की ली, पेशेंट को दी गई 23 रुपीज में। 1000% से भी ज्यादा का मुनाफा बनाया जा रहा था। आप पॉज करके बाकी की चीजें भी देख सकते हैं, उनके भी रेट्स चेक कर सकते हैं। एक आदमी है जिसके माँ बाप हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, बहन है और वो अकेला कमाने वाला है, तो इतनी बड़ी लाइफ वो इस भरोसे तो नहीं जी सकता कि किसी को कुछ नहीं होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल से पाला नहीं पड़ेगा। ऐसा सोच के आगे बढ़ना बहुत ही गलत डिसीजन है। एक मिडिल क्लास आदमी सिर्फ एक हॉस्पिटल के बिल से दूर रहता है गरीबी रेखा के नीचे जाने में। अब देखिए यहाँ से दो चीजें हैं, पहला आपके पास इतना पैसा हो कि आप ऐसी सिचुएशन में आए तो आप पैसा निकाल के इलाज करवा लें। दूसरा तरीका यह है कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ। आप जितने भी डेवलप्ड देश देखोगे वहां के सारे सिटीजन कवर रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से। 20 से भी ज्यादा कंट्री हैं जहां पे उनकी 100% पॉपुलेशन इंश्योरेंस से कवर्ड है। और जिस कंट्री का हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम वीक है वहां के सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट हैव है। लेकिन इंडिया में अभी भी लोग सारी चीजों को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। होने को कौन डाल सकता है वाले कंसेप्ट के साथ अपने फ्यूचर को रिस्क पे डाल देते हैं, जो कि गलत है। और जिस तेजी से इन्फ्लेमेशन बढ़ता जा रहा है, ये चीजें और क्रिटिकल होती जा रही हैं। वैसे तो इन्फ्लेशन हर जगह है, लेकिन मेडिकल फील्ड में इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपेंस रेट डबल हो गया है। एक ही साल में ट्रीटमेंट फीस, मेडिकल की कॉस्ट हर जगह बढ़ती जा रही है। और ये इन्फ्लेमेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मार्केट में बहुत अलग अलग तरह की कंपनीज है जो इंश्योरेंस ऑफर करती हैं, लेकिन आप हर किसी के लिए एक जैसा इंश्योरेंस नहीं ले सकते। आपको अपनी नीड के हिसाब से बेस्ट हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ऐसे में रीएश्योर डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्री कॉल पे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, हेल्थ केयर प्लान डिसाइड कर सकते हैं, और इंश्योरेंस लेने के बाद भी रीएश्योर डायरेक्ट आपको क्लेम सर्विसेज में सपोर्ट करेगा। ना आपको कोई पॉलिसी सेल करने की कोशिश की जाएगी, ना ही कोई स्पैम कॉल आएगी। तो विजिट करें रीएश्योर डायरेक्ट इंश्योरेंस को टू मेक अ वाइज डिसीजन। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो टॉपिक पर वापस लौटते हैं। अब बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना किसको चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेमतलब प्रीमियम भरे जा रहे हैं, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। और ये जो बिल गेट्स हैं, एलन मस्क हैं, क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस को लेते हैं? इनको इस चीज की जरूरत है? ये इंश्योरेंस लेने से पहले आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जिस चीज के लिए आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, क्या उस पर्टिकुलर चीज का नुकसान आप झेल सकते हैं? अगर उस पर्टिकुलर चीज का आप नुकसान नहीं झेल सकते तो आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। एलन मस्क या बिल गेट्स के ऊपर अगर कोई मेडिकल खर्चा आता है तो वो झेल सकते हैं, इसलिए उस चीज का वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाते। वो उस चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं वो जिस चीज का नुकसान नहीं झेल सकते। और सेम यही चीज हमें भी देखनी चाहिए। अब जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनका तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस दे देती है। गरीबों के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अलग अलग हेल्थ केयर इंश्योरेंस लॉन्च करती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो हायर पोजीशन पर है उनका ध्यान भी उनकी कंपनियां रख रही हैं, और अमीर आदमी तो अपना ध्यान रख ही लेता है, लेकिन जो मिडिल क्लास है
उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट हैव है। ये जो बचे हुए लोग हैं जिनके पास ना तो पैसा है ना ही हेल्थ इंश्योरेंस, इनके लिए नीति आयोग रिपोर्ट पब्लिश करती रहती है। अक्टूबर की रिपोर्ट में ये जो बचे हुए लोग थे इनको मिसिंग मिडिल कहा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क पे मिडिल क्लास ही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 40 करोड़ से भी ज्यादा जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया अभी भी रिस्क पर है। अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं वो कैशलेस है या नहीं। अगर क्योंकि कैशलेस नहीं है तो आपको पैसा अरेंज करना होगा और बाद में वो पैसा आपको कंपनी से मिलेगा। इसमें पेपर वर्क भी बहुत ज्यादा होता है। हो तो आपको ट्राई करना है कि कैशलेस हो, क्योंकि कैशलेस के केस में आप जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हैं आपको उनके नेटवर्क हॉस्पिटल देखने होंगे। जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसमें उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के हॉस्पिटल है या नहीं, ताकि कुछ इमरजेंसी हो उस हॉस्पिटल में जाकर आप अपना इलाज करवा सकें और इंश्योरेंस कंपनी खुद पेमेंट कर देगी डायरेक्ट हॉस्पिटल को। दूसरी चीज आपको देखनी है आपकी पॉलिसी पे प्री या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है या नहीं। अब आपने ट्रीटमेंट करवा के इंश्योरेंस कंपनी से पैसा तो जमा करवा दिया, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले और बाद में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। कई सारे टेस्ट होते हैं, कंसल्टेंसी फीस होती है डॉक्टर की, कुछ केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट भी रिकमेंड करे जाते हैं, एम्बुलेंस वगैरह। ये सारी चीजें भी आपको चेक करनी है। आपको ये भी देखना है कि आपके इंश्योरेंस में कोपे का ऑप्शन है या नहीं। मान लो आप 1 लाख का खर्चा आया हॉस्पिटल का, आपके इंश्योरेंस में 5% का कोपे का क्लोज डाला हुआ है, तो उस केस में 5,000 आपको देने पड़ जाएंगे। कैप ऑन कवरेज भी देखना चाहिए इंश्योरेंस लेने से पहले कि कहीं कोई लिमिट तो सेट नहीं की गई किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए। मान लीजिए कि आपको नी सर्जरी करवानी है, जो इंश्योरेंस आपने लिया है उसमें नी सर्जरी के ऊपर कैप लगा है 80,000 रुपए का, तो उस केस में आप 80,000 रुपए के ऊपर जो भी खर्चा होगा वो आपको देना होगा। कैप का मतलब कि लिमिट सेट की गई है, कैप का मतलब कि लिमिट सेट करी हुई है। इसके साथ साथ जब भी आप पॉलिसी कंपेयर करें तो नो क्लेम बोनस पर भी ध्यान दें। आप पूरे साल इंश्योरेंस यूज नहीं करते तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपको बोनस भी देती है, कुछ आपका कवर अमाउंट बढ़ा देती है, कुछ हेल्थ चेकअप फ्री कर देती हैं, कुछ प्रीमियम में डिस्काउंट कर देती हैं। तो आपको ये भी देखना है। देखिए मार्केट में जाकर जो सबसे सस्ता इंश्योरेंस है जिसका प्रीमियम कम आ रहा है, सिर्फ उसको उठा लेने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी। आपको कंपनी की रेपुटेशन और क्लेम सेटलमेंट रेशो भी देखनी है, ताकि जब आपको उस इंश्योरेंस कंपनी की जरूरत पड़े तो उसका क्लेम आपको मिले, उसकी जगह आपको किसी ना किसी वजह से आपके एप्लीकेशन पे रिजेक्शन ना मिले। क्लेम सेटलमेंट रेशो से आपको यह पता चल जाता है कि कंपनी ने कितने लोगों को क्लेम का इंश्योरेंस दिया है और कितने क्लेम को रिजेक्ट किया है। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो आपको उसके हिसाब से पॉलिसी लेनी चाहिए और कभी भी अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को छुपाइएगा मत। ऐसा करने से आपकी पॉलिसी टर्मिनेट भी हो सकती है। सुनर और लेटर उनको पता ही चल जाता है। चीजें छुपाने से आपका प्रीमियम तो जाएगा ही जाएगा, पॉलिसी भी टर्मिनेट हो जाएगी। जिस डेट को आप ये इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके 48 मंथ से पहले आपको अगर कोई भी डिजीज है तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मानी जाती है। दूसरी चीज आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है कि आपने जो इंश्योरेंस लिया है उस पे कोई रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है, और अगर है तो कितनी है। मान लीजिए कि आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो हॉस्पिटल में कई तरह के रूम होते हैं, कहीं पे डिलक्स रूम होते हैं, कहीं पे लग्जरी रूम होते हैं। कभी कभी तो आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं कि कौन सा रूम चाहिए आपको, और कभी कभी आपको मजबूरी में लग्जरी रूम लेना पड़ता है क्योंकि बाकी जो रूम होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते या फिर हॉस्पिटल ही हाईफाई होता है। अब आपने मान लो लग्जरी रूम ले ही लिया जिसकी एक दिन की कीमत 10,000 रुपए है। अब अगर आपका इंश्योरेंस बिना कैप वाला है, यानी कोई लिमिट नहीं है, आप कोई भी रूम ले सकते हो, तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका इंश्योरेंस कैप वाला है जिसमें लिमिट सेट है, तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे रूम रेंट के। तो आप कहेंगे कि पूरे नहीं मिलेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे। देखिए इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर आपको रूम अच्छा चाहिए, ज्यादा पैसे वाला चाहिए, तो आपको पॉलिसी भी ज्यादा पैसे वाली लेनी पड़ेगी। अगर आपका इंश्योरेंस 5 लाख का है, 5,000 का रूम रेंट मिलता है, जनरली 1% मिलता है टोटल पॉलिसी प्रीमियम का। मान लो 3 लाख रुपए का हॉस्पिटल का बिल आया और रूम रेंट का 50,000 रुपए कंपनी दे ही रही है। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रूम रेंट का आप खुद अपनी पॉकेट से भर देंगे तो उसमें क्या दिक्कत है। देखिए ऐसा नहीं है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं कि आपके पूरे इंश्योरेंस के प्रीमियम को लिंक कर देती है रूम के रेंट से। मतलब कि आपने रूम रेंट लिया है 10,000 रुपए का, इंश्योरेंस के हिसाब से रूम रेंट बनता है 5,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी आपके रूम रेंट का 50% दे रही है, बाकी आपको देना है। रूम रेंट से लिंक करने का मतलब ये होता है कि पूरे हॉस्पिटल का जो बिल आया दवाइयों से लेकर पूरे इलाज का, वो
इंश्योरेंस कंपनी 50% ही देंगी। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जो पॉलिसी आप ले रहे हैं वो आपके रूम रेंट से लिंक तो नहीं है कहीं। इंश्योरेंस लेने जब आप जाते हैं उसमें दो प्लान होते हैं, एक इंडिविजुअल प्लान होता है, एक फैमिली फ्लोटर प्लान होता है। इंडिविजुअल प्लान का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपना प्लान चूज कर सकते हैं। फैमिली फ्लोटर में क्या होता है कि आपकी पूरी फैमिली क्लब कर दी जाती है एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर का इंश्योरेंस लिया, आपकी पूरी फैमिली में से कोई भी बीमार होगा तो उस 5 लाख रुपए का यूज कर लेगा। लेकिन एक दिक्कत है कि अगर कोई दूसरा भी बीमार हो गया तो उस केस में और अमाउंट नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी। आप कहेंगे कि ये प्लान तो सबसे बढ़िया है, सबको यही प्लान लेना चाहिए, पूरी फैमिली तो एक साथ बीमार पड़ेगी नहीं। देखिए ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये भी चैरिटी करने तो आई नहीं है। ये जो फैमिली फ्लोटर प्लान बनता है एज के हिसाब से बनता है। अगर आपकी फैमिली में ज्यादा सीनियर लोग हैं तो आपका जो भी प्रीमियम बनेगा वो ज्यादा आएगा इंडिविजुअल प्लान के कंपेरेटिवली। इसलिए आप जब भी फैमिली फ्लोटर प्लान ले तो उस प्लान में आप सीनियर सिटीजन को ऐड ना करें, उनके लिए आप इंडिविजुअल पॉलिसी लें, वो ज्यादा फिजिबल रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना चाहिए। देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं कि आपकी एज कितनी है, फैमिली की कोई मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या नहीं, ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है आपका, उसके हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए आपको। लेकिन जनरली ये बोला जाता है अगर आपकी एज 30 से कम है तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए का कवर लेना चाहिए, और फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए का कवर आप ले ही लें। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपको इससे भी ज्यादा कवर लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पे बिल ज्यादा बनता है। कुछ एक्सपर्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि आपकी एनुअल इनकम का 50% होना चाहिए, या फिर आपके एरिया में जो हॉस्पिटल वहां पे जो हार्ट सर्जरी की जितनी भी कॉस्टिंग है उतना कवर तो आपका कम से कम होना चाहिए। एक चीज और है कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। सेक्शन 80D के अंदर 25,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट रीअश्योर डायरेक्ट इफ यू आर प्लानिंग टू फॉर इंश्योरेंस। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर दैट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू वीडियोस अपडेट, एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर।